यह कहानी 2015 में कन्नूर के जंगलों से शुरू होती है और हम 4 पुलिस ऑफिसर्स जयन, जोस, सैफी और उनके साथ उनके टीम लीडर जॉर्ज मार्टिन को देखते हैं। इनकी टीम को कन्नूर स्क्वाड बुलाया जाता है और ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट के लिए उन पॉलिटिकल क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करते हैं जो क्राइम करने के बाद पॉलिटिशियन की हेल्प से कहीं और जाकर छुप जाते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाती। आज की रात भी ये लोग कन्नूर और बिरजपेट बॉर्डर के जंगल में सुबह के 3:30 बजे अपने खबरी का इंतजार कर रहे होते हैं। उनका खबरी आता है और उसका पीछा करते हुए ये लोग जंगल के बीचों बीच एक जगह पर जाते हैं जहां कुछ पॉलिटिकल क्रिमिनल्स छुपे हुए थे। कन्नूर स्क्वाड को देखते ही वो क्रिमिनल्स भागने की कोशिश करते हैं और मार्टिन उनमें से एक क्रिमिनल का पीछा करते हुए जंगल में एक जगह पर जाता है जहां पर मार्टिन और वो क्रिमिनल दोनों पेड़ से लटकती हुई एक लाश को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो लाश आधी सड़ चुकी थी। खैर, कन्नूर स्क्वाड उन क्रिमिनल्स को पकड़कर सुबह सुबह लोकल पुलिस स्टेशन में हैंडओवर कर देते हैं। इसके बाद मार्टिन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से जंगल में मिली लाश के बारे में जांच करने के लिए कहता है, लेकिन एज यूजुअली पुलिस वाला उससे कहता है कि यह कोई आम आदिवासी होगा जिसने आत्महत्या कर ली है और यहाँ के जंगलों में यह आम बात है, तो आप इस बात को भूल जाइए। लेकिन मार्टिन का दिमाग कुछ और ही कह रहा था। वो अपने एक सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें जंगल में जो लाश मिली है उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ होगा। क्योंकि आमतौर पर जब कोई आदिवासी जंगल में सुसाइड करने के लिए जाता है तो वो पेड़ पर इतने ऊपर चढ़ जाता है कि कोई भी उसे देख ही नहीं सकता। इसके अलावा उस लाश की जांच करते समय मैंने देखा था कि उसके पैर में स्टील की एक प्लेट डली हुई है और कोई भी आदिवासी अपनी इतनी महंगी सर्जरी नहीं करवा पाएगा। उसकी बातें सुनने के बाद सीनियर ऑफिसर्स भी मार्टिन को जांच करने की परमिशन दे देता है। मार्टिन लाश के पैर में लगी स्टील की प्लेट पर लिखे सीरियल नंबर से अपनी जांच शुरू करता है और पता चलता है कि उसका ऑपरेशन चैतन्य हॉस्पिटल में हुआ था और उसका नाम मुरुगन है और वो एक ट्रक ड्राइवर था। आगे के इन्वेस्टिगेशन से कन्नूर स्क्वाड को मुरुगन की वाइफ वंजा का एड्रेस भी मिल जाता है। कन्नूर स्क्वाड उसके घर पहुंच जाते हैं जहां पर मंजा और उसकी बेटी के साथ राकेश नाम का एक और आदमी भी होता है। वंजा इन लोगों को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे घर पर मेरी माँ के साथ एक और आदमी भी रहता था जिसे मैं अपना पिता मानती थी, लेकिन शायद वो मेरा बाप नहीं था। मेरे मैच्योर होने के बाद उसने मुझे शराब की कुछ बॉटल्स के लिए मुरुगन के हाथों में बेच दिया था। मुरुगन भी मुझे मारता पीटता था, लेकिन एक दिन उसने मेरे नाम पर एक ट्रक खरीद लिया था। यह देखकर मैं उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन बाद में कोर्ट की नोटिस आने पर मुझे समझ में आया कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, इसलिए मैंने ही राकेश के साथ मिलकर मुरुगन को मार डाला था। वंजा की कहानी इमोशनल तो थी, लेकिन अब सीन प्रेजेंट में यानी कि 2017 में शिफ्ट हो जाती है जहां मार्टिन एक नॉवेलिस्ट को अपने इसी केस के बारे में बता रहा होता है। वो नॉवेलिस्ट मार्टिन से पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ, क्या आपने केस को सुसाइड बताकर वंजा को छोड़ दिया? मार्टिन कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं एक आम आदमी होने के साथ साथ एक पुलिस वाला भी हूँ और मेरा काम है लोगों को उनके क्राइम की सजा दिलवाना। इसके कुछ दिन बाद मार्टिन के सीनियर ऑफिसर्स उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी टीम का एक ऑफिसर जयन रेत माफिया से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। दरअसल जयन कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। उसने डिपार्टमेंट से लोन लेने के लिए भी ट्राई किया था, लेकिन उसका लोन रिजेक्ट हो गया था। वो बहुत परेशान था। इस बारे में आगे बात करेंगे। खैर, सीनियर ऑफिसर्स जैन को सस्पेंड कर देते हैं और कन्नूर स्क्वाड को भी तोड़कर बाकी सबको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। इन सब के बीच में अब्दुल वहाब नाम के एक बिजनेसमैन का कुछ लोगों द्वारा उनके ही घर में चोरी करके मर्डर कर दिया जाता है। कुछ दिनों तक पुलिस डिपार्टमेंट क्रिमिनल्स को ढूंढने में लगा होता है, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। वहाब एक बिजनेसमैन था और उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा था, इसलिए अपोजिशन पार्टी के लोग काफी ज्यादा हंगामा भी करते हैं। पुलिस पर प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा होता है और एक दिन एक पुलिस ऑफिसर एसपी चोलन को कन्नूर स्क्वाड के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब भी डिपार्टमेंट किसी ऐसे क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाता तो सीनियर ऑफिसर्स कन्नूर स्क्वाड को ही बुलाते हैं और वो लोग कुछ ही दिनों में क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। अगले दिन एक सीनियर ऑफिसर मार्टिन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि एसपी चोलन के कहने पर ही मैं तुम्हें ये मर्डर केस दे रहा हूँ, लेकिन जयन तुम्हारी टीम में नहीं
होगा। मार्टिन उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि जयन ने पहली बार रिश्वत ली थी इसलिए पकड़ा गया था, जबकि डिपार्टमेंट में कई ऐसे लोग हैं जो हर मिनट रिश्वत लेते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते और अब तक हमने सभी केसेस को एक साथ मिलकर सॉल्व किया है। खैर, मार्टिन की जिद पर वो लोग जयन को भी स्क्वाड में रखने के लिए परमिशन दे देते हैं। इसके बाद चोलन मार्टिन से कहता है कि तुम्हारे पास इस केस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 10 दिन है। मार्टिन अपने कन्नूर स्क्वाड के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो लोग पहले वहाब के घर जाते हैं और वहां पूरे घर की अच्छे से जांच करते हैं, लेकिन उन्हें घर के अंदर कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद मार्टिन वहाब के बेटे रमजान से पूछताछ करना शुरू कर देता है। रमजान बताता है कि उस रात मेरे मामा यूके से वापस आने वाले थे, जिन्हें एयरपोर्ट से पिक करना था, इसलिए हमारा ड्राइवर सुबह के 4 बजे आने वाला था। लेकिन 3:30 बजे के आसपास जब दरवाजे की घंटी बजी तो मुझे लगा कि ड्राइवर ही होगा, लेकिन वो लोग चोर थे। इसके बाद एक फॉरेंसिक ऑफिसर भी मार्टिन के पास आता है और उसे बताता है कि वॉशरूम में हमें किसी के यूरिन सैंपल मिले थे जिसमें ब्लड भी था। वो मार्टिन को उसकी रिपोर्ट दे देता है। घर से अपनी जांच पूरी करने के बाद कन्नूर स्क्वाड साइबर क्राइम स्टेशन में जाते हैं। वहाँ एक टेक्नीशियन विनोद की हेल्प से वो लोग मर्डर के 1 हफ्ते पहले से लेकर मर्डर वाली रात तक वहाब के घर के आसपास जितने भी कॉल हुए थे सबकी लिस्ट निकालते हैं। उसके बाद ऐसे नंबर्स को फिल्टर करते हैं जिन पर सिर्फ 2 मिनट से कम बात हुई हो, फिर ऐसे नंबर को जिनमें बस 1-2 नंबर से ही बात हुई हो, और इस तरह से वो लोग लाखों नंबर में से सिर्फ 5 नंबर्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और फिर वो सिम कार्ड जहां से खरीदे गए थे उस शॉप पर जाते हैं। शॉप ऑनर उनमें से 2 नंबर्स को आइडेंटिफाई करके बताता है कि मैंने अपने दोस्त रियाज को ये 2 नंबर्स दिए थे। इसके बाद उस शॉप ऑनर की हेल्प से कन्नूर स्क्वाड रियाज को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस की जमकर खातिरदारी के बाद भी रियाज अपना मुंह नहीं खोलता। तब मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है और हमें वॉशरूम से यूरिन सैंपल में जो ब्लड मिला था वो तुम्हारा ही है, तो अब मार खाने का क्या फायदा। इतना सुनने के बाद रियाज उन्हें सच्चाई बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि कुछ साल पहले मैं कतर में काम करता था, वहां मेरी मुलाकात हुई थी आमिर और जुल्फिकार से। वो दोनों मेरे ऑनर के बेटे थे और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके बाप ने पैसे देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन दोनों ने चोरी करने का फैसला किया और मुझे कमीशन का लालच देकर अपने काम में शामिल कर लिया था। फिर मैं इंडिया वापस आ गया और यहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान चलाने लगा। वहां मेरे दूर के रिश्तेदार थे और एक दिन मैं सीसीटीवी रिपेयर करने के लिए उनके घर गया था। तब मैंने सीसीटीवी कैमरे से उन्हें अपने बेडरूम के लॉकर में करोड़ों रुपए कैश रखते हुए देख लिया था। मैंने ये बात आमिर और जुल्फिकार को भी बता दी, जिसके बाद उन लोगों ने चोरी करने का प्लान बनाया। फिर उन दोनों ने नॉर्थ इंडिया से हथौड़ा और बॉम्बी नाम के 2 गुंडों को मेरे पास भेजा। 2 दिन बाद आमिर और जुल्फिकार भी इंडिया में आ गए। मैं अक्सर वहां के घर आता जाता था और एक दिन मुझे पता चला कि उस रात उनका ड्राइवर 4 बजे घर आने वाला है। इसी का फायदा उठाकर हम लोगों ने उसी रात चोरी करने का प्लान बनाया था और उस रात जब हम घर में घुसे तो सबसे पहले हमने रमजान और उसकी बहन फारहा को मारकर बेहोश कर दिया। वहाब को भी मारा और बेडरूम में लेकर गए, लेकिन लॉकर खोलने के बाद हमें उसमें से सिर्फ 5 लाख रुपए और कुछ गहने ही मिले थे। वहां बार बार उनसे कह रहा था कि आज घर में उतना कैश नहीं है, तुमको जितना भी पैसा चाहिए मैं कल दे दूंगा, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। कुछ टाइम के बाद किडनी स्टोन की वजह से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था और मैं वॉशरूम में चला गया था। जब मैं वापस आया तो उन लोगों ने उनकी बेटी फारहा को बहुत मारा था और वहाब को भी जान से मार दिया था। जब मैंने आमिर से कहा कि हम यहाँ सिर्फ चोरी करने के लिए आए थे, किसी को मारने के लिए नहीं। इसके बाद आमिर ने मुझे धमकी दी कि तुमने कहा था कि हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिले हैं और अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। रियाज से सब कुछ सुनने के बाद मार्टिन उसे चोलन के हवाले कर देता है और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि जुल्फी और आमिर का घर मंजेरी में है। इसके बाद हम मार्टिन के एक साथी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर बनकर जुल्फी के घर जाता है और बातों ही बातों में उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। इसके बाद मार्टिन को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो लोग 6 महीने से अपने घर नहीं आए हैं।
लेकिन जुल्फी की वाइफ प्रेग्नेंट है। इसका मतलब वो कभी कभी तो आता ही होगा। वो मार्टिन को उनके घर का मोबाइल नंबर दे देता है। इधर मार्टिन अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में फारहा से मिलने के लिए जाता है। वो भी मार्टिन को अपने स्टेटमेंट में बताती है कि उस दिन जब उन चोरों को पैसे नहीं मिले तो उन लोगों ने मेरे पापा के सामने मुझे बहुत टॉर्चर किया और फिर उनके सामने ही मेरा रेप भी किया। मेरे पापा चिल्लाते रहे कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं कल तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्हें जान से मार दिया। इसके बाद वो मार्टिन से कहती है कि प्लीज मेरे रेप की बात बाहर किसी को मत बताना। इसके बाद मार्टिन को साइबर स्टेशन से विनोद का कॉल आता है। वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों से जुल्फी के घर पर मुंबई के अलग अलग फोन बूथ से कॉल आ रहा है, मतलब कि वो दोनों मुंबई में है। इसके बाद मार्टिन की कन्नूर स्क्वाड कन्नूर से बाय रोड मुंबई आते हैं। मुंबई पुलिस से एक कांस्टेबल की हेल्प लेते हैं और आगे उन सभी फोन बूथ को चेक करने लगते हैं जिनसे जुल्फी ने अपने घर पर कॉल किया था। और आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि जुल्फी ने एक दिन अपने घर पर कॉल करने से पहले मुंबई में सीजू नाम के एक बंदे को कॉल किया था। अब कन्नूर स्क्वाड सीजू को पकड़ लेते हैं और सीजू भी उनसे कहता है कि ये दोनों कतर में रहने वाले मेरे ऑनर के बेटे हैं, इसलिए मैंने यहाँ इन दोनों को रहने के लिए एक कमरा दिलवाया था। लेकिन मुझे पहले से ही शक था कि ये दोनों कोई कांड करके भाग रहे हैं, क्योंकि फोन में चार्ज रहते हुए भी वो लैंडलाइन इस्तेमाल करते थे। और अभी स्टेशन पर अमीर फोन पर बात करते हुए एक नंबर नोट कर रहा था, तो मैंने भी लिख लिया था, लेकिन सिर्फ 8 डिजिट ही लिख पाया था। इसके बाद उन लोगों ने मुझसे भुवनेश्वर का टिकट खरीदने को कहा था और मैं उन्हें टिकट देकर आ रहा हूँ। सीजू की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। मार्टिन उनसे कहता है कि वो दोनों भुवनेश्वर नहीं गए होंगे, क्योंकि सीजू ने उन्हें ट्रेन में चढ़ते हुए नहीं देखा था। तभी उन्हें साइबर स्टेशन से विनोद का कॉल आता है। वो मार्टिन को बताता है कि थोड़ी देर पहले जुल्फी ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन के पास से अपने घर पर एक कॉल किया था। विनोद उन्हें फैजाबाद वाला नंबर देता है जो एग्जैक्टली उस 8 डिजिट से मैच करता है जो सीजू ने दिया था। और अब कन्नूर स्क्वाड उन दोनों को पकड़ने के लिए फैजाबाद जाने की तैयारी करने लगते हैं। मार्टिन चोलन को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताकर फ्लाइट से फैजाबाद जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन चोलन उससे कहता है कि हाई रैंक ऑफिसर्स को ही फ्लाइट से जाने की इजाजत है। अब इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो ट्रेन से फैजाबाद जाएं या फिर अपनी गाड़ी से। अब ये लोग अपनी गाड़ी से ही मुंबई से फैजाबाद के लिए निकल जाते हैं। फैजाबाद पहुंचकर यूपी पुलिस से हेल्प लेते हैं और उस मोबाइल नंबर को ट्रैक करते हुए एक छोटे से गांव में जाते हैं। वो नंबर पवन नाम के एक लड़के का होता है और आखिरकार ये लोग पवन के घर में घुसकर उसे पकड़ लेते हैं। थोड़ा टॉर्चर करने के बाद पवन उन्हें बताता है कि हथौड़ा और बाम्बी भाई के कहने पर ही मैं स्टेशन से उन दोनों को लेने के लिए गया था और स्टेशन से ही जुल्फी ने मेरा फोन लेकर किसी को कॉल किया था, लेकिन ये देखकर आमिर भाई उससे नाराज हो गए थे और अब वो दोनों हथौड़ा भाई के पास हैं। ये लोग पवन को अपने साथ लेकर हथौड़ा के घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से पवन की वाइफ अपने हाथ में गन लेकर आती है और इन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। मौका देखकर पवन भी उनके हाथ से छूटकर भागने लगता है और फिर पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले मिलकर कन्नूर स्क्वाड को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्क्वाड बड़ी बहादुरी से गांव वालों का सामना करते हैं और एक लंबी फाइट के बाद आखिरकार ये लोग पवन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह एक सुनसान जगह पर ये लोग पवन को टॉर्चर करते हैं और फिर पवन इन लोगों को बताता है कि आमिर और जुल्फी कोई आम आदमी नहीं है। उन लोगों ने चाइना जाकर किसी बड़ी कंपनी के साथ स्मगलिंग की डील की है और वापस इंडिया आकर उन्होंने कई सारे हंटर्स को हाथियों का शिकार करने के लिए हायर किया है, लेकिन अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्हें और पैसा चाहिए। खैर फिलहाल वो लोग हथौड़ा और बाम्बी भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर हैं। अब कन्नूर स्क्वाड पवन को भी अपने साथ लेकर रेलवे स्टेशन जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में जोश को अपने घर से एक कॉल आता है। बात करने के बाद वो मार्टिन से कहता है कि जयन का रिश्वत वाला वीडियो लीक हो गया है और मेरी बेटी कॉल करके मुझसे पूछ रही है कि मैंने भी तो रिश्वत नहीं ली है। वो जयन को बहुत कुछ गलत बोलने लगता है, जिससे कि उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। खैर मार्टिन उन दोनों को अलग करता है, जिसके बाद जयन उन्हें बताता है कि मुझे मेरी बेटी के बहरेपन का इलाज करवाना था, उसकी शादी भी करवानी है, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में मैंने ऐसा किया था। उसकी बात सुनने के बाद सब लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से एक साथ काम करने की वजह से वो चारों एक दूसरे के दर्द को अच्छे से समझते थे। वो लोग फिर से वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठते हैं
और आखिरकार रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। अलग अलग होकर वो लोग पूरी ट्रेन में उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। मार्टिन और जयन मिलकर एक बोगी में हथौड़ा और बॉम्बी को पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। जोश और सैफी अब भी ट्रेन में अमीर और जुल्फी को ढूंढ रहे होते हैं। इधर हथौड़ा से पूछताछ करते हुए मार्टिन को उसका फोन मिल जाता है और उसकी कॉल रिकॉर्ड में मिले आखिरी नंबर को मार्टिन साइबर स्टेशन में विनोद को भेज देता है और विनोद बताता है कि उस नंबर की लास्ट लोकेशन पयागपुर बस स्टॉप पर थी। वो लोग बस स्टॉप पर जाते हैं, लोगों को अमीर और जुल्फी का फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं, जिसके बाद एक लड़का मार्टिन को बताता है कि आधे घंटे पहले दोनों बाबागंज की बस में यहाँ से निकल चुके हैं। और मैप देखकर मार्टिन को पता चल जाता है कि बाबागंज नेपाल बॉर्डर के पास है, मतलब कि वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल भागने वाले हैं। मार्टिन तुरंत बाबागंज वाली बस का पीछा करने लगता है। वो बहुत स्पीड में अपनी गाड़ी चलाता है और आखिरकार वो बस को रुकवाने में भी कामयाब हो जाता है। मार्टिन और जैन पूरा बस चेक करते हैं, लेकिन उस बस में अमीर और जुल्फी दोनों नहीं होते। अब यहाँ से मार्टिन के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। वो हथौड़ा और बॉम्बी के पास आता है और उन दोनों से कहता है कि मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम दोनों उन्हें पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसे देकर छोड़ भी दूंगा। हथौड़ा और बॉम्बी दोनों उसकी बात मान जाते हैं और उन्हें बीच जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर दो रास्ते होते हैं और दोनों अपनी हथकड़ी खुलवाने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में उन्हें रास्ता बताने लगते हैं। तभी मार्टिन अपनी गन निकालता है और हथौड़ा के हाथ में शूट कर देता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने सच और सही रास्ता नहीं बताया तो मैं तुम दोनों का इनकाउंटर कर दूंगा। डर के मारे आखिरकार दोनों उन्हें जंगल में अमीर और जुल्फी के अड्डे पर पहुंचा देते हैं। अमीर और जुल्फी यहाँ जंगल में अपने हंटर्स के साथ होते हैं और यहाँ शुरू होती है क्लाइमैक्स की एक जबरदस्त फाइट सीन। बट इन द एंड इंडियन आर्मी के जवान राउंड मारते हुए वहां पहुंच जाते हैं। मार्टिन उन्हें बताता है कि मैं केरला पुलिस से जॉर्ज मार्टिन हूँ। आर्मी वाले भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और उनका सुपीरियर ऑफिसर मार्टिन से पूछता है, आखिर तुम केरला से बाय रोड बाबागंज तक यानी कि नेपाल बॉर्डर तक सिर्फ इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए यहाँ तक आ गए? वो लोग पुलिस की हेल्प करते हैं और क्रिमिनल्स को पकड़कर उनके साथ साथ कन्नूर स्क्वाड को हाईवे पर ड्रॉप कर देते हैं। इधर केरला में जब यह बात सुपीरियर ऑफिसर्स को पता चलती है तो मार्टिन को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम लोग जल्दी से फ्लाइट पकड़कर उन्हें लेकर केरला आ जाओ। लेकिन मार्टिन मना कर देता है और उन्हें बाय रोड नेपाल बॉर्डर से लेकर केरला वापस आ जाता है। और आखिर में चोलन का दिया हुआ 10वां दिन पूरा होने से पहले ही ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। यह पूरी फिल्म सच्ची घटना से इंस्पायर है और ये वो असली कन्नूर स्क्वाड है जिसे इस फिल्म के जरिए ट्रिब्यूट दिया गया है। इसी के साथ ही ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। थैंक यू।